जोहार बच्चों। जोहार सर। आज हम लोग चैप्टर 3 जल अनमोल साधन संसाधन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है जल अनमोल संसाधन। जल मतलब पानी, अनमोल मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं, मतलब इतना कीमती है कि उसका हम कीमत नहीं चुका सकते हैं, मोल नहीं लगा सकते। और संसाधन मतलब साधन जिससे हम अपना दैनिक जीवन का कार्य को पूरा करते हैं, यानी जीवन को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन को और अच्छी तरह से जीने के लिए हमें जो काम करना होता है वहाँ जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम संसाधन के रूप में लेते हैं। तो ये अनमोल क्यों हुआ? हम लोग देखते हैं कितना पानी है समुद्र में, नदियों में, तालाब में, झीलों में, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, फिर भी हमारे लिए अनमोल क्यों है? इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे विस्तार से। ठीक है, आप लोग देखते होंगे ऊपर से आकाश से अगर देखा जाए धरती को तो कैसा दिखता है? नीला। नीला देखते हो नीला। नीला क्यों दिखता है कि हमारे धरती पर 3/4 हिस्सों में, जो धरती की सतह है उसके 3/4 हिस्सों पर क्या है? जल है। और मात्र 1/4 हिस्सों पर हमारा जो घर है, जमीन है, जंगल है, सड़कें हैं जिस पर हम लोग रहते हैं। इसलिए अधिकांश भाग में जल है, इसलिए अंतरिक्ष से हमारी धरती कैसी दिखती है? नीली दिखती है। फिर भी ये हमारे लिए अक्सर आप लोग अखबार में सुनते होंगे पानी की किल्लत हो गई है, उस गांव में पानी की समस्या है, उस विद्यालय में पानी की समस्या के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है ना? उस गांव के लोग पानी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं पीने के लिए, ऐसा सुनने में आता है, खासकर गर्मियों में। तो क्यों ऐसा होता है उसको हम लोग जानेंगे, एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे सामने पानी के 4 बर्तन रखे हुए हैं, बड़ा से छोटा होते हुए। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार जल हमारे लिए अनमोल संसाधन है। ये आपको 20 लीटर का जार दिख रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी कितना है? 20 लीटर। ये आप देख रहे होंगे इसमें 500 ml का लगा हुआ है, 500 ml तक पानी इसमें निकालेंगे तो 500 ml होगा। इसमें आप देख रहे हैं इसमें कितना है? 200 ml है। यहाँ तक डालेंगे तो 50 ml, यहाँ तक 100 ml, 150 ml और ये 200 ml। इसमें कितना तक पानी ले सकता है? 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखते हैं, और ये देखिए ढक्कन है बोतल का, ये 5 ml बताएंगे कितना आता है पानी? 5 ml है ना? कोई भी दवा हम लेते हैं, डॉक्टर लिखता है तो 5 ml लिखता है, तो एक बार पीछे 10 ml लेता है तो फिर पीछे है ना। तो ये 5 ml का बर्तन है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करना है कि अगर धरती पर उपलब्ध पानी को मान लेना, ये ज्यूम करना है, इतना ही नहीं है, मान लेना है कि हमारी धरती पर जो कुल जल है वो कितना है? इतना है। कितना है? 20 ml। 20 ml नहीं, 20 लीटर। 20 लीटर है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं तुलना करने के लिए। ये कितना है? पूरे धरती पर मान लिया कि 20 लीटर जल है ना? तो ये जल में क्या है? बहुत सारा जल जो है उसमें लवण की मात्रा, खारा पानी होता है। जैसे समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। इतना अधिक नमक है कि उसको आप पी नहीं सकते हैं, उसे अपने खेतों में उसे सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, जानवरों को नहीं पिला सकते हैं, है ना? तो हमारे काम का, डायरेक्ट हमारे काम का वो जल नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूरी भी है। क्यों? समुद्र का जल से क्या होता है? नमक बनता है। नमक बनता है। और बारिश कैसे होती है ना? गर्मियों में वाष्पन से बादल, जल चक्र, बारिश, वो दूसरे रूप में जो बारिश होती है वो तो खारा नहीं होता है, क्योंकि नमक तो वाष्प नहीं बनता है। वो अलग चैप्टर हम लोग बात करें बाद में। अभी लोग देखते हैं कि समुद्र का जल को हम लोग पीने के रूप में और खेती के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, है ना? तो अगर इतना पूरा धरती पर पानी है तो कितना पानी को हम लोग पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं या खेती में उपयोग कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं, रिसर्च हुए, उससे पता चला है कि अगर धरती पर 20 लीटर पानी होगा, है ना, तो उसका मात्र ½ लीटर 500 ml पानी ही जो है कि खारा नहीं है, अलवणीय है। बाकी सारा पानी कैसा है? खारा है, मतलब समुद्र में है, जिसको हम लोग डायरेक्ट पीने का यूज नहीं ले सकते। तो हम लोग इसमें डाल के देखते हैं कि कितना पानी खारा है ना? ठीक है, इसको इसमें डाल सकते हैं कोई किसी तरह से हम लोग कोई उपाय लगा के।
काफी सहयोग करो करो। हाँ चलिए, इसमें से पानी कुछ निकाले हैं, आप उसमें से कितना डालना है इसमें हमको? 500 ml होगा तो बताइएगा। हो गया सर, हो गया। बस सर हो गया। बाकी वापस डाल देते हैं इसमें। तो ये जो पहले पानी था कितना था? 20 लीटर। अब कितना बचा? 19 लीटर 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, मतलब कि आधा लीटर। तो अगर 20 लीटर पानी पूरा धरती पर है तो मात्र आधा लीटर पानी जो है तो अलवणीय है, मतलब कि खारा नहीं है, मतलब नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा नहीं है, उसको हम लोग पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो क्या ये सारा 500 ml पानी को हम पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी अधिकांश जल कहाँ है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर है, जैसे हिमालय की चोटी पर है। तो वहां से हम पानी ला सकते हैं पीने के लिए? नहीं। तो कितना पानी है जो धरती के अंदर है, उस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से 150 ml पानी इसमें डालते। देखिए 150 पर आएगा तो बताइएगा। आगे सर। इतना पानी क्या है? भौम जल स्तर के रूप में, मतलब धरती के जमीन के अंदर में है, जिसको हम लोग चापाकल और कुआं के बोरिंग करके ट्यूबवेल के द्वारा हम लोग ड्रिप बोरिंग के माध्यम से ऊपर ला के सिंचाई करते हैं या पीने का उपयोग करते हैं। और धरती की सतह पर जो देखते हैं, समुद्र के अलावा झील में, नदियों में, तालाबों में, वहां पर कितना पानी है? अंदाजा लगा सकते हैं? जो नदियों में बहता है या झीलों में होता है, तालाब में होता है, कितना पानी है? कोई अंदाजा है? ये जो 5 ml है कितना होगा? कितना होगा? 100 ml कितना होगा? 7। नहीं, इसमें से निकालिए आप कितना? 5 ml। इसका कीजिए आधा, अब उसका करेंगे आधा, तो कितना होगा? 5 ml को आधा करेंगे तो 25 ml। 2.5 ml ना, अब 2.5 ml को भी आधा करेंगे तो ये होगा 1.25 ml, 1.25 ml। इसमें से देखिए ड्रॉपर से निकालते हैं 1.25 ml, 3 ml का है, ठीक है। ये 1.25 ml पानी होगा, ठीक है। ये पानी को हम रखते हैं इसमें। ये पानी, इतना पानी, मतलब इतना नहीं, मतलब इतना भाग पानी कहाँ है? नदियों में, झीलों में, तालाबों में, जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं, खेतों पे पटवन करते हैं, पीने के लिए उसमें से हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर करके पीते हैं। मात्र इतना पानी, इतना भाग, इतना नहीं। अगर इतना है तो पूरा धरती पर अगर इतना है तो इतना पानी कहाँ है? हमारे नदियों में, झीलों में, तालाबों में, जो कि हम लोग जानवरों को सिंचाई के लिए और पीने के लिए डायरेक्ट उपयोग करते हैं। बाकी इतना भाग पानी कहाँ है? जमीन के अंदर भौम जल के रूप में। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, खुदाई करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है, तो निकाल सकते हैं। ये क्या है? इसको भी पी सकते हैं, लेकिन ये इस तक पहुंच हमारी नहीं है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ये पानी है, क्योंकि चोटियों पर है, वहाँ से हम ला नहीं सकते हैं। और ये जो पानी बचा, ये तो खैर हमारे डायरेक्ट पीने के लायक।
तो हम क्या आप कह सकते हैं कि जल हमारा अनमोल संसाधन है, बिल्कुल। क्योंकि मात्र इतना भाग पानी तक हमारी आसानी से पहुँचे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ये जो हमारा अनमोल संसाधन है इसको बचाने की हमारी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करें इसका हमें प्रण लेना चाहिए। तो कैसे बर्बाद नहीं करेंगे, क्या करना होगा इसके लिए? जब हम लोग डेली यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, मुंह धोते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? जनरली नल को ब्रश कर रहे हैं और नल से पानी गिर रहा है, नल थोड़ा खराब है तो छोड़ दे रहे हैं, टपक रहा है। दिन भर में कितना टपकेगा? इतना इतना टपकेगा, है ना? कुआं है, चापा नल है, वहाँ से पानी यूज करते हैं, बहता है, खेतों में बह जाता है, रोड पर बह जाता है, वो फिर वास्तु होकर के ऊपर चला जाता है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? जब भी यूज में ना हो तो नल को बंद रखें, है ना? उसके बाद चापा नल हो गया, कुआं हो गया, वहाँ गड्ढा बनाएं, उस गड्ढा पर ढक्कन लगा दें और उसके चापाकल और कुएं के पानी को उस पर पाइप से उसमें डाल दें, ताकि वो पानी कहाँ जमा होते रहेगा? उस गड्ढे में जमा होते रहेगा और फिर धीरे धीरे कहाँ जाएगा? धरती के अंदर, है ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग उस क्रिया को, जिससे पानी टपक के धरती के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं अंतःस्यंदन। तो अंतःस्यंदन की क्रिया को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गड्ढा सोकपिट बना सकते हैं। जल का जरूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं कि जल का पुनः उपयोग, जैसे मान लिया हम लोग नहाने वाला पानी को क्या करें? उससे अपने बागवानी खेतों में उसको फूल पत्ती में डाल दें, ऐसा सिस्टम बनाएं, है ना? बाथरूम का पानी निकल रहा है, शौचालय का पानी निकल रहा है, सोकपिट बना दें कि वो अंदर जाए। बारिश का पानी, छत का पानी को इकट्ठा करके गड्ढा बना दें, सीमेंटेड गड्ढा, उसमें इकट्ठा होगा। उस पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं, या उसको उचित तरीके से साफ करके उसको पीने का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है जिससे हम लोग हमारा जो अनमोल संसाधन है उसको हम लोग बचा सकते हैं। और हम सिर्फ अपने तक नहीं, जब हमारी अगली पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चे होंगे, तो उनको भी जल का कोई संकट सामना नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि जल हमारे धरती पर जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल है वो कितना भाग कहाँ पर है ना? यदि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि धरती पर कुल जल 20 लीटर है, तो इसमें खारा जल भी है और मीठा जल भी है ना? तो ये 20 लीटर में से मात्र 500 मिलीलीटर जल कहाँ है हमारा? जो मीठा जल है, खारा नहीं है, जिसको हम लोग पी सकते हैं। और उस 500 मिलीलीटर में से मात्र 150 मिलीलीटर जल जो है तो भौम जल के रूप में जो धरती के नीचे है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको श्रम करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है, कुआं खोदना पड़ता है। और उसमें से 150 मिलीलीटर से मात्र 1.25 मिलीलीटर, मतलब 1 मिलीलीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी जो है तो आराम से हमारे धरती की सतह पर है, नदियों में है, झीलों में है और तालाबों में, है ना? तो जैसे जैसे हम पानी का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा भौम जल का उपयोग करना पड़ेगा, है ना? तो भौम जल के लिए हमको ड्रिल करना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? भौम जल धीरे धीरे नीचे जाएगा। मान लिया कि भौम जल स्तर अभी यहाँ पर है, धरती यहाँ तक पानी है धरती के अंदर, तो हमको कितना ड्रिल करना पड़ेगा? इतना ड्रिल करना पड़ेगा, है ना? अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भौम जल स्तर क्या होगा? नीचे गिरेगा, धीरे धीरे ज़्यादा हमको ड्रिल करना पड़ेगा, ज़्यादा श्रम लगेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा? हमको जल का हम लोग विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, उपयोग के बाद उसका पुनः उपयोग करें, और कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जल जो है बारिश का जल हो या फिर हमारा दैनिक उपयोग का जल हो, वो फिर से धरती के अंदर अंतर से अंदित होकर के जाए हमारे धरती के भौम जल स्तर को। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि जल के स्रोत कौन कौन से संसाधन है, जहाँ से हम लोग स्रोत हैं जो जल हम लोग प्राप्त करते हैं, उस जल को हम लोग कैसे शुद्ध कर सकते हैं अगर किसी कारणवश वो प्रदूषित हो गया है तो। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, चलिए थैंक यू। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं इस क्रियाकलाप के जरिए, या इस टेबल को समझने में अगर कोई परेशानी हो तो सवाल करें। कोई सवाल? हाँ, अलवणीय, लवण मतलब होता है नमक, और अलवणीय मतलब जिसमें नमक नहीं है। तो कितना पानी है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं है? मात्र 500 मिलीलीटर। इसी में से जो है सो बर्फ के चोटियों, पर्वत की चोटियों पर है, जहाँ तक हमने हमारी पहुँच नहीं है। अलवणीय मतलब जो इसमें लवण नहीं है, मतलब नमक नहीं है।
समुद्र के पानी में क्या है, बहुत ज़्यादा नमक है। इतना पानी में क्या है, हाँ वेरी गुड रेडी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, अनमोल मतलब जिसका मोल नहीं है, उसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, है ना। अगर रेगिस्तान में चल जाइए, आप जंगल में रास्ता भटक जाइए, प्यास लग गई, अगर आप करोड़ों रुपया देंगे तो पानी कोई देगा आपको, है नहीं पानी वहाँ। इसीलिए जल का कोई मोल नहीं है, इसके रुपये पैसे से इसका मोल हम लोग मूल्य का अंदाजा वो माप नहीं सकते, बहुत अनमोल है। ऐसा नहीं कि चलो निश्चिंत होकर हम सोए हुए हैं, चलो मेरे पास तो पैसा है आ जाएगा पानी, ऐसा नहीं है। अभी दुनिया के कई शहरों को ड्राई जोन घोषित किया गया, ड्राई सिटी। पानी उसके जमीन के अंदर बोल दिया गया कि जगह खाली कीजिए आप, कोई शहर को। अब सरकार भी पानी वहाँ उपलब्ध नहीं करा सकती, फिर कितना पैसा खर्चा करेंगे वहाँ तक पानी। जब सरकार नहीं पहुँचा सकती है तो हम लोग कितना पैसा रहेगा ले आएंगे पानी, वैसी स्थिति आएगी। तो इसीलिए जल को क्या बोला गया है। और कोई सवाल? हाँ बोलो, जोर कष्ट बोलो, थोड़ा सा आवाज आ जाए। भौम जल, बहुत अच्छा सवाल है। आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे, अभी बता देते हैं। भौम जल, भौम मतलब भूमि और जल मतलब पानी। भूमि के अंदर जो पानी है उसको क्या बोला जाता है, भौम जल, जिसको हम लोग तालाब खोद के, कुआं खोद के या ड्रिल करके ट्यूब बेल से हम लोग निकालते हैं जिस पानी को, वो क्या कहलाता है, भौम जल। ठीक है, और कोई सवाल नहीं? चलिए कोई सवाल नहीं है तो आगे आप लोग आएंगे, अगले दिन हम लोग बात करेंगे। अगले दिन हम लोग बात करेंगे जल की अवस्था, जल कितनी अवस्थाओं में मिलती है। जैसे अभी क्या द्रव अवस्था में है, अब इसको अगर फ्रिज में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा ठोस अवस्था में। अगर इसी पानी को खौला देंगे, गर्म करेंगे तो एक समय आ जाती है वाष्प बन जाएगा, तो वाष्पित अवस्था, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो ये द्रव की 3 अवस्था होती है। इसके माध्यम से बारिश, बादल कैसे बनता है, बारिश कैसे अवस्था परिवर्तन कारण होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग फिर भूमिगत जल को और विस्तार से जानेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद जल को बचाने के कुछ तरीकों को जानेंगे कि जल को प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम झारखंड के एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, जिन्हें बाबा के प्यार से वहाँ के लोग बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपने बहुत ही उनकी अवस्था ऊंची हो गई है और फिर भी उन्होंने सैकड़ों तालाब बनवाए हैं, और जहाँ पर पानी 200-200 फीट नहीं मिल सकता वहाँ सालों भर पानी उपलब्ध है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।